हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। आज के इस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर पूरा वीडियो देखेंगे ये चैप्टर आपको इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर को ना वीडियो की मदद से, ठीक है, अट्रैक्टिव फिगर्स की मदद से समझाया है, ठीक है। और इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं और पिछले जितने सालों में क्वेश्चन पूछे वो भी हैं। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है। पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उनको ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? क्लास 10 का जैव विज्ञान। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तब जाके मैंने इस चैप्टर को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? कह रहे वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब जो भी जीवधारी हैं, चाहे हम मनुष्य हो गए, चाहे एक चींटी हो गया, चाहे एक भैंस हो गया, चाहे कुछ बकरी हो गया, कोई भी जीवधारी, ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से पूरे रूप से जीव के अनुरक्षण का काम करते हैं, मतलब सुरक्षा, अनुरक्षण, बचाव का काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। प्रक्रम में बहुत तरीके के आ सकते हैं। पोषण है, शोषण है, वहन है, उत्सर्जन है। वहन का मतलब लेना, उत्सर्जन का मतलब त्याग करना, ठीक है। ये सब प्रक्रम के अंदर आता है। तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे विद फिगर्स, ठीक है। फिगर्स की सहायता से, वीडियोस की सहायता से देखेंगे सारा कुछ। वीडियो को पूरा वॉच करना, हाथ जोड़ के निवेदन बच्चों, ठीक है, पूरा देखना। चलिए आगे, सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं पोषण क्या होता है। जैसे आप पोषण का मतलब है, दो तरीके के पोषण आप जानते हैं, छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो पोषण क्या है? कह रहे भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। देखो, जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से जो हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, हमें वसा चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, हर एक चीज़ चाहिए होती है। तो उसकी ज़रूरत, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन तो कर, भोजन पचना भी चाहिए। पचे भोजन का अवशोषण शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए किया जाता है, उसका उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। एक समूह है स्वपोषी पोषण, दूसरा समूह है विषमपोषी पोषण, है ना। आप जानते ही होंगे स्वपोषी पोषण जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर बात करूं स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण के, तो मनुष्य सोचता है, अगर मैं बच्चों को बोलता हूं तुम क्या हो, बच्चे बोलते सर हम तो स्वपोषी पोषण है, हम अपना खाना तो घर पे खुद ही बनाते हैं, मेरी मम्मी बना के देती है, मैं खुद बनाता हूँ। तुम स्वपोषी? नहीं, आप स्वपोषी नहीं हो, आप अपना खुद नहीं बनाते हो। आप खाना कैसे बनाते हो? आप चावल लाते हो, चावल, धान, है ना, वो धान पे निर्भर हो आप, पानी पे निर्भर हो, है ना। धान आपको उगेगा तभी आपका चावल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो आप उस पर, आप विषमपोषी हो, आप किसी चीज़ पर निर्भर कर रहे हो। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु भी नहीं है, जीव जंतु भी विषमपोषी पोषण है। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों, वो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे खाना अपना खुद बनाते हैं, वो किसी धान पे, गेहूं पे निर्भर नहीं है ना। देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे, ठीक। अब विषमपोषी पोषण उसका उल्टा, वो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम, मानव, अन्य जीव। अब स्वपोषी पोषण में क्या होता है? स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक होगी, स्वपोषी पोषण भी हो गया हमारा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। मेरे को थोड़ा थॉट प्रॉब्लम हो रहा है, कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से ही खाना बनता है। देख पा रहे हैं ये फिगर बनना आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा होगा। ये क्या है, कह रहे हैं यह वह प्रक्रम है जिसमें शवपोशी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ये जो बाहर के पदार्थ लेते हैं ना, कौन से हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में भरपूर मात्रा में मौजूद है, ठीक है, जल जो बहुत वातावरण में पर्याप्त रूप में मौजूद है, जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और अगर सिर्फ बोलते हैं, कभी कभी लिखा आता है कि सिर्फ अभिक्रिया दीजिए, तो सिर्फ अभिक्रिया ये होती है 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश, यहाँ क्लोरोफिल है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। 6 जो है वो उसका क्या है? मोल है, ठीक है, वो उसका क्या है? मोल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। कह रहे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए होती है? कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कच्चे सामग्री की किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? 1 नंबर पे 2 नंबर में आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, जल, ठीक है, ये कच्चे सामग्री उनको चाहिए होते हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है फ्री में। ये फिगर्स वगैरह भी देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखो पौधा है, ये वाटर गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गया, ये सनलाइट गिरी, ठीक है, प्रकाश, और इसके द्वारा हमारा क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। कह रहे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या घटनाएं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल होता है ना, वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, उसको वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जो पानी होता है, पानी किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर देता है, अपघटित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में बना देता है। तो ये प्रक्रिया होती है कहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण में। अब रंध्र क्या होता है? देखो, रंध्र का मतलब जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। रंध्र क्या है? रंध्र का मतलब होता है छेद। जो पत्ते होते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी छेद है। हाँ, आपको सर हमारे शरीर में छेद कहाँ से आ गया? अरे बेटा, छेद है, छेद नहीं होता तो हमारे शरीर से पसीना बाहर कैसे आता है ना, ठीक है। घड़ा जो होता है, घड़े में भी छेद होता है, ठीक है ना। ये सब आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, 8-9 में। पत्तियाँ जो होती है उनमें भी रंध्रावकाश पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? रंध्र क्या है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र की प्रमुख उसके कार्य क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टॉपिक भी बन रहे हैं, आपका क्वेश्चन भी बनता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहे प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, उन्हीं रंध्रावकाशों के माध्यम से होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जब वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया होती है तो ये सब चीज़ें उसी रंध्र से निकल जाती हैं। तो ये सब प्रमुख कार्य हैं रंध्र के। रंध्र किसे कहते हैं और रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है? अगर एग्जाम में आ गया तो ये लिखना है आपको, ठीक है। ये चित्र भी दिख रहा होगा, ये पत्ती का सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र है, ये रंध्र है। ये चैप्टर बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, बहुत। ये चीज़ टाइप करो अच्छे से, आपके उसके फिगर ढूंढो, उसको फिगर बनाओ, कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगाएं। इस पे मेरी मेहनत है, मेरी टीम की मेहनत है, जो आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार करती है बैक एंड में, ठीक है। आपके लिए अच्छा कंटेंट दे पाती है, डिलीवर करना चाहती है। बस बदले में आपका क्या चाहिए? आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। क्या करना है? इस वीडियो को ऑनलाइन पूरा वॉच करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है,
आपको खुद सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। देखिए कह रहे हैं विश्वपोषी पोषण तो हमने बात कर ली। विश्वपोषी पोषण का मेन कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अभिक्रिया द्वारा अपना खाना बनाता है वो। अब विषमपोषी पोषण जैसे हम जीवधारी, उसमें क्या होता है? कह रहे हैं विषमपोषी पोषण जिसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या क्या है इसमें? आता है प्राणी समुपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। ठीक है, सो एक एक करके मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है? कह रहे हैं इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा, जैसे मानव, हम क्या करते हैं? एक चिकन ले लिया है ना, जीवधारी पे ही निर्भर रहते हैं, उसको पकाया, पूरा खा गए और फिर उनका जो पाचन हमारे पेट के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कई कई जीव होते हैं ना, जो जैसे कि बाज है ना, बाज जो वो घूमता है, सड़े गले मीट को खाता है। ठीक है, तो फफूंदी, कवक ये भी हो गए। उसके बाद क्या है? दूसरा आपका आता है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे भी जीव हैं जो आपके शरीर के अंदर रहेंगे, आपको मारेंगे नहीं, आपके शरीर का ही खाएंगे, आपके अंदर ही रहेंगे और आपके अंदर से ही पोषण होंगे। उदाहरण के लिए जोक, अमरबेल, जू, फीताकृमि, किमड़ी बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद नहीं होता है, पेट पे रहता है, अमूमन बच्चों में पाया जाता है। तो ये सब ऐसे हैं जो आपके अंदर रहेंगे, आपका ही खाएंगे, आपके अंदर ही रहेंगे और आपसे ही पोषण लेंगे। तो ये तीन तरह के हमारे पास क्या आ जाएंगे? विषमपोषी पोषण। आया बच्चों समझ में? एकदम आसान था, मक्खन की तरह मैंने आपको समझा दिया। तो कभी कभी आ जाता है अमीबा में पोषण कैसे पाया जाता है? तो ये देखो चित्र है। ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक है, ये उसका खाद्य कण है, फिर ये जाएगा उसका पादाप कूटपात, खाद्य रिक्तिका होती है, ये सब। ठीक है, ये अमीबा में पोषण का ये चित्र है। तो कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अमीबा क्या करती है? भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। जो अमीबा होता है ना, अपने पादप मतलब पौधा जो भी हुआ, उसकी सहायता से उसको घेर लेगा। फिर क्या करेगा? जो उसकी खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो भी उसने घेरा है अमीबा ने, उसको सरल पदार्थों में बांट देगा, अपघटित कर देगा। फिर क्या होगा? बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बचे हुए वो चीज़ें रह जाती हैं वो कोशिका की सतह की ओर चली जाती हैं और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और जो बच जाता है, जा बेटा, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है अमीबा में पोषण का। आ सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो देखो जो भी पूछा जाए आपसे, उसका आपको खास तौर पे, ये जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान में चित्र ज़्यादा बनाने होते हैं। अच्छा चित्र बनाओ, किसमें क्या हो रहा है, चित्रों की मदद से समझाने की कोशिश करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। कम लिखोगे लेकिन उसमें भी पूरा मार्क्स मिल जाएगा अगर आप उसको चित्र की मदद से, सहायता से समझा रहे हो। ठीक है बच्चों, अगला कह रहे पैरामीशिया में पोषण कैसे होता है? ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पैरामीशिया क्या होता है? पक्षाभ्य होते हैं, भोजन एक विशिष्ट स्थान की ओर ग्रहण किया जाता है, तो इसे आप छोड़ सकते हो। मनुष्य में पोषण, ठीक है, जो हम जीव हैं, हम जो मनुष्य हैं ना, हमारे अंदर पोषण कैसे होता है? पहले अंतर्ग्रहण होता है, हम खाते हैं, फिर पाचन होता है उसका, फिर उस पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, उनका अवशोषण होता है। फिर स्वांगीकरण होता है, सारे बॉडी पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद उसका बहिक्षेपण मतलब त्याग होता है मलमूत्र के द्वारा। ठीक है, तो इन स्टेप्स की मदद से हमारा मनुष्य में पोषण पाया जाता है, मनुष्य में पोषण होता है एक्चुअली। अब मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे ये एक चित्र लिया है मैंने, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र है। देखिए, इसने सबसे पहले खाना खाया, ये खाया उसने, अंतःग्रहण हुआ, ठीक है, फिर पेट में आया, उसका पाचन हुआ और फिर मल के द्वारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चित्र भी है जो एग्जाम में बनाने के लिए आता है, काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है?
हम मुंह पे खाना लेते हैं, खाना को दांत से चबाते हैं, जीवा उसका टेस्ट लेता है, हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ भी होती हैं, लार की मदद से भोजन का पाचन में भी हेल्प मिलता है, जिसमें एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं और फिर उसका मुंह में निगलने में भी सहायता करता है। सबसे पहले क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है, फिर भोजन को चबाना होता है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना होता है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, ये सब उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि भोजन को पचाने में, निगलने में सहायता करता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है खाने को ज़्यादा देर तक चबाना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आजकल क्या करते हैं लोग, इतने आलसी, खाना तक को ढंग से नहीं चबाते, खाना प्रॉपर चबाया का बोलते हैं। एक बार जो निवाला लेते हो उसको आपको 32 बार चबाना होता है। आज लिया बस हो गया। ऐसे करोगे तो पेट पे प्रेशर बढ़ जाएगा, पेट भी बेचारा आपका कितना काम करेगा। थोड़ा आप भी मदद कर दो उसको, चबाओ खाने को, ठीक है। कई बच्चे सिकुड़े रह जाते हैं। जब खाना आप ढंग से चबाओगे उसका पाचन अच्छे से होगा। जब पाचन अच्छे से होगा तो उस पर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व अच्छे से कर पाएगी। पूरा ऐसे ही निकल जाओगे खाना तो खाना अंदर से पचेगा नहीं ढंग से, तो बॉडी उसका न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। एक कारण तो ये भी हो, आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका वीक होता है ना, उसको तो खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, और ये हर लोगों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। फिर आपके पेट में गैस कभी नहीं बनेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देते आते हैं। भोजन ग्रसिका क्या होता है, मुंह से आमाशय तक भोजन। ग्रसिका कमानुकंचन गति से जब मुंह से खाना देते हैं, ठीक है, ये भोजन ग्रसिका ही है। अंदर जब खाना जाता है तो हमसे निकलते हैं ना, तो क्रमानुकंचन मतलब ऐसे 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 खाना नीचे जाता है क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। ये नहीं कि धड़क से चला गया अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई थोड़ा इतना मोटा पाइप नहीं अंदर चला जाएगा, छोटी सी पाइप होती है, ठीक है। मैं अगर बताऊँ, मैं 5 साल बीमार रहा हूँ। एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप खाना जब देते हैं, मतलब कुछ पेट के अंदर खराबी होगा चेक करने के लिए प्रोसीजर होता है। एक पतली सी पाइप घुसती नहीं है अंदर, जाती नहीं है, इतना तकलीफ होता है। सोचो खाना में इतना खाते हैं तो वो किसके माध्यम से जाता है, वो लार के माध्यम से धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है, ये क्रमानुकुंजन गति के द्वारा। कह रहे ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन, शिथिलन होता रहता है और उसी के माध्यम से आपका खाना अंदर जाता है। अमाशय में क्या है, जैसे जठर ग्रंथि, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, तो ये पाचन एंजाइम है, ठीक है। इसको मैं आगे और अच्छे से एलिब्रेट करूँगा। अब क्षुद्रांत का क्या कार्य है देख सकते हैं। क्षुद्रांत क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। वर्ज्य पदार्थ का मतलब जो खाना खाने के बाद जो अवशेष बच जाता है, जैसे हमारी सिंपल भाषा में कहूँ तो पॉटी, हमारी जो पॉटी है वो गुदा है ना, उससे बाहर निकल जाता है जो अवशेष होते हैं। तो ये काम करता है आपका क्षुद्रांत। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। पेट सफा तो सब रोग दफा, किसी ब्रांड का कहावत है, तो ये सच है। अगर आपका इंसान का पेट सही है, पाचन क्रिया सही है, तो आप किसी बीमारी से नहीं रहेंगे, पेट की बीमारी से सारा दूर रहेंगे। और ज़्यादातर जब बीमारी का जड़ होता है वो आपका पेट होता है। सभी बीमारी का जड़ आपके पेट है। किडनी, लीवर, पेट दर्द है ना, छाले, खाना पच नहीं रहा है, गैस बन रहा है, दुनियादारी की बीमारी आपके पेट में ही बसी हुई है। तो पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा, सही बात है। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से रहना है, स्वस्थ साफ सुथरा रहना है, खाने को अच्छे से चबाना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। श्वसन क्या होता है ना, इंसान में श्वसन क्या है, जो हम श्वसन का मतलब क्या है ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। श्वसन क्या होता है, कह रहे पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन में तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यह प्रक्रिया श्वसन है। लेकिन कोशिकीय श्वसन क्या है, तो वो उसमें आप ये लिखोगे, ठीक है। हमारा जो शरीर बना है वो कई कोशिकाओं के सम्मेलन से बना है ना, कई अरबों करोड़ों अरबों
तो कोशिकाएं शोषण क्या होती है ये आप लोगों को पता चल गई। विभिन्न पदार्थों में जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन कैसे होता है ये देख सकते हैं। ये ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में, ठीक है, पायरूवेट प्लस ऊर्जा के रूप में उसका विखंडन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखिए क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा जैसे कि ईस्ट के किण्वन, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर अभाव होगा तो ये बनेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये बनेगा। इसे भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। श्वसन दो तरीके के होते हैं मेनली, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। कह रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, और अवायवीय क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, उधर क्या है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, मतलब इसका उल्टा हो रहा है उधर, ठीक है। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें क्या है, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब मुक्त होता है। यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वो कहाँ होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। ये कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें, और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए इसका मानव शरीर है, उसके लिए आपका ईस्ट है। तो ये देखिए मैंने एक ही जगह पर सिंपल तरीके से मैंने लिखवा दिया है, एकदम मक्खन की तरह। इतने अंतर हैं इसमें, वो जो चीज़ होती है उसमें नहीं होती है। प्रैक्टिस करना अच्छे से, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये भी हमने आराम से देख लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी ये फेफड़ा वफड़ा बनाने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना। मानव श्वसन क्रिया, अंतः श्वसन क्या होता है और उच्च श्वसन क्या होता है, ये चित्र देख रहे हैं आप, ठीक है। देखिए अंतः श्वसन क्या है, श्वसन के दौरान, ठीक है। और उच्च श्वसन का था वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। वृक्षीय गुहा फैलती है और उसमें मूल आकाश में आ जाता है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, पसलियों से लगे जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या सिकुड़ती हैं। अब पसलियों की पेशी शिथिल हो जाती हैं, मतलब एक जगह आ जाती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप देख सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखो अंतः श्वसन क्या होता है, श्वास द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, अंतः श्वसन कहलाता है। और उच्च श्वसन क्या होता है, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना, ठीक है, मतलब त्यागना। स्थलीय जीव क्या होते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे मछलियाँ कहाँ से कैसे, गलफड़ों द्वारा, पानी मुंह से लेते हैं, गलफड़े से बाहर निकलती है। तो पानी किससे में, पानी में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को वो लेती हैं, ठीक है, सांस। तो ये फिगर देख पा रहे हैं आप। अब देखिए संवहन क्या होता है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। आपसे अगर पूछ सकता है कि संवहन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। कह रहे मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। एक तो हृदय है, रक्त नलिका, रक्त नलिका हमारे शरीर में दो टाइप्स की होती है, एक धमनी है, एक शिरा है। और दूसरा क्या है, वहन माध्यम, रक्त, लसिका, ये इसके मुख्य पार्ट है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। धमनी व शिरा में क्या अंतर है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और जो हमारा रक्त है वो भी दो टाइप का है, श्वेत रक्त है ना, श्वेत रक्त कणिका है, फिर लाल रक्त कणिका है, ये सब भी है हमारे पास। देखो रक्त में क्या है, कणीय अवयव होते हैं, द्रव्य अवयव होते हैं। अगर रुधिर कणिकाएं की बात करें तो लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त, ठीक है। लाल रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है,
ठीक है, और CO2 का वहन करती है, मतलब CO2 को त्यागती है, ऑक्सीजन का वहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने के लिए सहायक करती है, और रक्त में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगर जब द्रव्य प्लाज्मा की बात की जाए, पीले रंग का तरल जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व इनमें पाए जाते हैं। तो ये होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा आप बोल सकते हैं एक तरीके का जैसे दूध होता है, दूध पे जब दही मतलब दूध के ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, एक परत जम जाती है, शौर बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो वो चीज़ हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रक्त वाहिका जो होती है, एक धमनी है, एक सीरा है। ठीक है, आपके हाथ पे ही दिख जाएगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। धमनी और शिरा में दो में डिफरेंस है। एक में देखो क्या करता है, एक रक्त का ऑक्सीजन का प्रचार करता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। मेन चीज़ तो यही हुआ। देखो धमनी क्या है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का ले जाती है, और शिरा क्या करती है, विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती है। मतलब अगर मैं बात करूँ धमनी क्या करती है ना, जो आपका हृदय एक ऐसा चीज़ है जो आपके जीवन जब आपका स्टार्ट होता है और जब आप मरते हो तब तक लगातार कंटिन्यूसली काम करता है, कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं, निरंतर जब तक आप जीवित हो तब तक ये बेटा लगातार काम कर रहा है। क्या करता है, हृदय आपका पंप होता रहता है। ये क्या करता है, ये ऐसे ही नहीं होता है। आपके शरीर पे जो आपका खून है ना, दो टाइप के खून बने होते हैं, एक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक में ऑक्सीजन होता है। तो उसको वो पंप करता है, साफ करता है खून को, है ना। पंप करके क्या करता है, जो हृदय के भी दो पार्ट्स हैं अगर मैं बताऊं मेनली, ठीक है, उसका दो काम है। एक क्या काम है, धमनी क्या करता है, ऑक्सीकृत रुधिर को, ऑक्सीकृत रुधिर में इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, हृदय से शरीर के पूरे हिस्सों में भेजता है। और शिरा क्या करता है, पूरे बॉडी से जितने भी अनऑक्सीकृत जिसमें ऑक्सीजन नहीं है सारे चीज़ को लाता है हृदय तक। हृदय उसको पंप करता है, छाटता है, और फिर वहाँ से फिर धमनी के माध्यम से सारे शरीर को ऑक्सीजन वाला खून भेज देता है। ठीक है, इसके अपवाद भी है कुछ, जैसे धमनी अपवाद, उसमें फुफ्फुस शिरा, ठीक है, वो उसको छोड़ दो। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। जो धमनी की भित्ति मतलब चौड़ाई वो मोटी होती है और लचीली होती है। शिरा की भित्ति कम मोटी होती है व कम लचीली होती है। वॉल्व नहीं होते हैं इसमें, और जबकि उसमें वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सतही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, और ये सतही होती है। ठीक है, मतलब सतही होती है, ऊपर होता है। तो शिरा आप ऐसे करके देखो, आपके हाथ के ऊपर कई सारे दिख रहे होंगे, ठीक है, उसे हम शिरा बोलते हैं। और धमनी अंदर होता है जो सतही नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है कि धमनी का क्या कार्य है, धमनी में कौन सा रक्त बहता है। ठीक है, तो धमनी क्या करती है, ऑक्सीकृत रक्त को पूरे बॉडी में भेजती है। शिरा क्या करता है, अनॉक्सीकृत रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाता है। ये इसका मेन काम है। जो मानव का हृदय है, मानव का हृदय का नामांकित चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चित्र है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस चित्र का बनाने के लिए भी आ जाता है, हृदय पे क्या कार्य है और हृदय का चित्र बनाने के लिए एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मानव का हृदय का सुस्पष्ट चित्र लिखिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये चित्र बनाने की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसके कार्य के बारे में देखेंगे हम। देखो जो पौधा होता है, पेड़ पौधा है ना, पौधा में जो परिवहन होता है वो दो तरीके से परिवहन होता है। हमारे शरीर में जो परिवहन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, धमनी है, शिरा है। पौधे में किसके द्वारा हो रहा है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्हीं की मदद से सारी चीज़ें होती हैं। अब जाइलम क्या होता है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर फ्लोएम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जाइलम के बारे में देख लेते हैं, जाइलम क्या होता है। कह रहे जाइलम क्या ना, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा मतलब मिट्टी से जल और खनिज लवणों का वहन करता है। मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर, उसमें
ले जाने आने का काम करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पत्तियों द्वारा, फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, मतलब ले जाता है। वहन मतलब ले जाना। मेन डिफरेंस में जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है? पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। सिंपल सी बात है। कह रहे जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल के ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। वही जो दाब होता है, क्योंकि पेड़ छोटा मोटा तो होता नहीं है, पेड़ बहुत बड़ा होता है, और उसी दाब के कारण वो जो चीज़ है वो ऊपर तक चली जाती है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। ठीक है, यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाती है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन भी कहलाता है। ये जो प्रक्रम है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, पौधों द्वारा जिस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण, ठीक है, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक, देखिए ये जड़ से हमारा अवशोषण हो रहा है और पत्तियों द्वारा जल तक विलेय खनिज लवणों के ऊपर मुखी गति में सहायक होते हैं, ऊपर की ओर गति करने में सहायक होते हैं। पौधों में ताप नियमन में भी सहायता होता है। पौधे में जो ताप का जो नियमन होना चाहिए ना, तो जो टेम्परेचर का जो कंट्रोल होना चाहिए, उस चीज़ के लिए भी ये चीज़ सहायता करती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में कैसे होता है। ये जो पौधा है ना, भोजन में जो इनका जो है संवहन संचरण किस तरीके से होता है। कह रहे प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। मतलब जो भी प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनते हैं उनको ले आना हर जगह तक, वो क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। अभी मैंने आपको बताया था फ्लोएम क्या करता है, चीज़ों को वहन करता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज को फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अब मानव में उत्सर्जन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, जिसको मैंने बहुत ही सरल वे में समझा रखा है, बहुत ही सरल वे में लिख रखा है, जो कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे मस्त तरीके से। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, कह रहे वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन मतलब त्याग देना, जैसे कि पेशाब करते हैं हम, ठीक है ना, पेशाब कभी कभी करोगे देखो जलन भी होती है। क्यों होती है, उनमें ये हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, इसी वजह से जलन होती है। इसीलिए बोला जाता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो। ठीक है, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में मिश्रित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के होते हैं। जो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है ना, उसमें कौन कौन से मेन पार्ट है। एक जोड़ा वृक्क होता है जिसे हम किडनी बोलते हैं। ठीक है, इधर होता है किडनी। फिर क्या होता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यूरेटर होता है। उसके बाद एक मूत्राशय होता है, ब्लैडर बोलते हैं जैसे। एक मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा बोलते हैं जिसको। ये मानव के उत्सर्जन के पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वृक्क में, और ये मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको चित्र दिखाया था मानव का उत्सर्जन, तो आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा चित्र, प्रैक्टिस कर लेना। चित्र बनाने के लिए भी आते हैं बायोलॉजी में, आपको पता ही है। कह रहे वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वज्र मतलब हानिकारक पदार्थों को
छान कर बाहर निकालना है। ठीक है, मूत्र क्या करता है, तो किडनी से हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक चीज़ें हैं, उनको मूत्र के मार्ग द्वारा, ठीक है, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक हैं, उनको क्या करता है, मूत्र के मार्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया, जो हमारा वृक्क होता है, ठीक है ना, वृक्क में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु, जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं, कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। कोशिका गुच्छ, ठीक है, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। फिर क्या होता है, बोमन संपुट होता है, फिर नलिका आकार भाग होता है, और फिर संग्राहक वाहिनी होती है। ठीक है, आप वृक्क देखना, आपके एनसीईआरटी में बना होगा, ये चित्र है वृक्क की, ये देखिए, ये बोमन संपुट यहाँ पर, फिर ये वृक्क शिरा, ठीक है, फिर वृक्काणु की ये पूरी टोटल संरचना है, ये चित्र बनाने के लिए आ सकता है। वृक्काणु का नलिकार भाग ये देख सक रहे हैं, और ये संग्राहक वाहिनी। ठीक है, कोशिका का गुच्छ ये क्या काम करता है, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोक्ली अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छानकर, कोशिका गुच्छ में छानकर कहाँ पर आ जाती है, बोमन संपुट में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, उसका अवशोषण होता है वास्तविक पुनः वृक्काणु के नलिकार भाग में। जो वृक्काणु का ये जो नलिकाकार भाग दिख रहा है यहाँ पर, क्या होता है, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः वो फिर से अवशोषण करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, नलिका स्रावण। नलिका स्रावण आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते व मूत्र का निर्माण करते हैं, और फिर हम मूत्र के द्वारा उसको त्याग देते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी मूत्र से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब हमें पेशाब लगता है, दाब, तभी दाब बढ़ता है, तभी पेशाब लगता है, और उसी मूत्र मार्ग से हम उसको त्याग देते हैं। तो मूत्र जो होता है वो काफ़ी विषैला होता है, कह सकते हैं, काफ़ी हानिकारक पदार्थ होता है उसमें। कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आपको पता होगा किडनी बहुत कीमती चीज़ है। अभी एक हमारी जो मंत्री थी, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, फीमेल थी, उनका किडनी ख़राब हो रखा था दोनों, तो फिर उनका ट्रांसप्लांट भी कराया गया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मेरे गांव में एक टीचर थे जिनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई, फिर उनका ट्रांसप्लांट करवाया गया, एक किडनी, 2 साल जीवित रह पाए, उसके बाद फिर मर गए। और एक मेरे दोस्त के जो हैं, उनकी उम्र सिर्फ 28 से 29 साल की थी, दोनों किडनी ख़राब हो गई, चल बसे। तो किडनी ख़राब क्यों होता है, अच्छा खान पान ना होने से, हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो नशा करते हैं, उनके भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो नशा वगैरह कुछ भी नहीं करते, साफ़ सुथरे रहते, उनका भी हो जाता है। जैसे हमारे गांव के जो टीचर थे, वो कुछ भी नहीं करते थे, एकदम भगवान के प्रति, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, 40 साल 45 साल के थे, शादी भी नहीं हुई, भगवान के मन में लीन रहते थे, अच्छा पढ़ाते थे, सरकारी जॉब थी उनकी, फिर भी किडनी ख़राब हो गई। उनका खान पान भी सही था, पता नहीं कैसे हो गया। अब कभी कभी जीन में भी ऐसा हो जाता है, और उनसे पहले उनके जो बड़े भाई थे, उनकी भी इसी तरीके से उनकी डेथ हो गई थी। तो कई चीज़ें हमारे बस में होती हैं, कई चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में उसे तो करो। अच्छा खान पान खाओ, पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, उठ पटांग जो सेवन होता है, नशा वशा मत करो, इन सब से दूर रहो, अपने हेल्थ को ध्यान दो, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। सारा पैसा वैसा सब वेस्ट है। इतना करोड़ रुपए जब कोविड के चलते जब हो गए, करोड़पति अरबपति मर गए, क्या करके गए, उनका पैसा उन्हें बचा पाया नहीं। तो आपका हेल्थ आपके हाथ में है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, कृत्रिम वृक्क। ठीक है, कृत्रिम वृक्क क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसे रोगियों के रुधिर में से, रुधिर मतलब खून, कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, और किडनी दोनों ख़राब हो गई,
तो आर्टिफिशियल किडनी की मदद से जो शरीर के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उनको निष्कर्षित किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। ठीक है, आप दिन में 1.2 लीटर से भी ज़्यादा मूत्र देते हो अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हो तो। ठीक है, तो वो जो 1.2 लीटर आपके शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो निष्कासित करता है। इसलिए जब भी मूत्र लगे मूत्र दो। ठीक है, शेष निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब कह रहे हैं पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। मनुष्य का तो हमने देख लिया, पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। कह रहे हैं वातोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? वातोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्त में संचित हो जाते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। देखा होगा आपने कभी कभी, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा तो वो अपने अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी वो गोंद की तरह, कभी कभी देखा होगा पेड़ में ना गोंद की तरह चिपका हुआ निकलता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसके द्वारा भी निकलता है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते रहते हैं। जो आसपास की जो मिट्टी होती है वहाँ पर भी उत्सर्जित करते रहते हैं, तभी थोड़ा वहाँ पर नमी होता है। तो इस तरीके से पादप में उत्सर्जन होता है। देखो चीज़ें तो बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि आप समझने भी आपको आसानी और आपके प्रॉपर छोटे छोटे नोट्स भी बनते रहे। और इसको अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप आराम से पास भी हो जाओगे और पूरे नंबर मिलेंगे। इसी हिसाब से रखा है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ बोला ही नहीं मैंने यहाँ पर, और कुछ लिखा नहीं है। लिखने के लिए ये बहुत लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं इसको, बट सिंपल एंड शॉर्ट रखा है ताकि आपका अच्छा नोट्स भी बन जाए और आप अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स भी गेन कर पाओ। छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। कह रहे हैं जो पौधे में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, जो पौधे में जल तथा खनिज पदार्थों का वितरण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। सिंपल, अभी पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले। फिर मानव वृक्क के 2 मुख्य कार्य लिखिए। ये किडनी है ना, कह रहे मानव वृक्क के 2 मुख्य कार्य लिखिए। कृत्रिम वृक्क के कार्य में प्रयुक्त क्रिया के नाम बताइए। मानव वृक्क का सबसे मुख्य कार्य क्या है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालना। कह रहे मूल रूप से अन्य उपपचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के अंगों में आयनों तथा जल का ऑस्मोगुलेशन, एक कृत्रिम वृक्क में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया को अपवन डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, सो डायलिसिस क्या होता है ये जान लिया, वही कृत्रिम वृक्क का उपयोग है। मतलब क्या उपयोग है? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना मूत्र के रूप में, और शरीर के जो नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया वगैरह जो होता है, यूरिक एसिड वगैरह को बाहर निकालता है। अब जब आपका किडनी काम करना बंद कर देता है और ये शरीर में जब ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर ही नहीं निकलेंगे तो वो आपके शरीर को ही हानि पहुंचाने लगते हैं। आपका लीवर, आपके बाकी जो पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो सब सड़ने करने लग जाते हैं क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल रहा है। इसी वजह से डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस उनको किया जाता है जिनके दोनों किडनी खराब हो चुके हैं, उनको कृत्रिम लगाया जाता है और डायलिसिस के द्वारा उनके शरीर से जो बेकार चीज़ें हैं, मतलब डायलिसिस में खून भी चढ़ाया जाता है और इसको बाहर निकाला जाता है अपशिष्ट पदार्थों। तो यही प्रोसीजर आपका डायलिसिस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो डायलिसिस किन को किया जाता है? जिनके दोनों किडनी खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो यही प्रोसीजर मेरे गांव के जो 3 पेशेंट की जो डेथ हुई है उनको हर हफ्ते डायलिसिस होता था क्योंकि उनके दोनों किडनी खराब हो चुके थे। अगला कह रहे हैं प्रश्न, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा के स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जो जलीय जीव होता है, जो जल में जीव रहते हैं और एक स्थल में जो होते हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या लाभ होता है, वो आपको बताना है। कह रहे जलीय जीव श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत ही कम होती है। वायुमंडल में बहुत ऑक्सीजन है जबकि जल में नहीं है उतना। अब जब जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ हम ज़्यादा ले पाएंगे, ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, और जहाँ कम है वहाँ पर हमें दुविधा होगी,
हमें कठिनाई होगी उनसे ऑक्सीजन ले पाने में। स्थलीय जीवों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय प्राणियों की श्वास दर स्थलीय प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। अब जब तुम उसको ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो जल में रहते हैं ना, उनका जो सांस लेने की जो दर होती है, क्रिया होती है, वो ज़्यादा थी, ऐसा करते रहेंगे फटाफट, ताकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिल पाए। इसीलिए और हम देखो, हम सांस लेते नॉर्मल तरीके से, है ना, मस्त आराम से, हमें पता ही नहीं चलना सांस ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, कब पता चलता है, नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। परंतु आजकल वायुमंडल में आप हम खुद ही अपना सर्वनाश किए जा रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे काट रहे हैं, जगह जगह पोल्यूशन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आजकल देखो, जहाँ देखो बाढ़ आ रहा है। ये किस लिए हो रहा है? ये सारे हमारे वजह से हो रहा है। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, ताकि भूस्खलन ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वायु मात्रा में है उसका कंट्रोल कर पाए वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, हमें भी लगाना है, हम दूसरों को प्रेरित भी करें उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कहते पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण फ्लोएम के द्वारा होता है। बताया था, पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। ठीक है, कह रहे हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी में तब क्या होगा? कह रहे हैं हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये चीज़ कम हो जाएगी तो हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है वो नहीं हो पाएगी। देखो, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है ना, वो सिर्फ एक बार ऑक्सीजन ले लोगे तो पूरा शरीर में नहीं चला जाता है। शरीर में बॉडी की ऑक्सीजन की पूर्ति खून के द्वारा होती है। हमारे ब्लड्स में ऑक्सीजन होते हैं जो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का संपूर्ण देते हैं, जिससे हम शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये चीज़ ना हो पाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन की कमी के कारण के फलस्वरूप शरीर में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कम मात्रा में होगा। इससे जैविक कार्यों के लिए कम ऊर्जा उपलब्ध होगी। ऊर्जा की कमी के कारण थकान जल्दी महसूस होगा, थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाले रोग को रक्तक्षीणता कहते हैं। हीमोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है आपका हीमोग्लोबिन तो आपकी क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, आराम से मैंने बोलते ही आप समझ चुके होंगे। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, मेरे टाइम में आया था और मैंने लिखा था। ठीक है, मस्त इजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया था। कह रहे हैं ये आपका क्या फेफड़ा है ना, कह रहे हैं हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देखो, हमारा ये जो आमाशय है, आमाशय मतलब पेट, ठीक है, पेट के अंदर ना आमाशय है। अम्ल की क्या भूमिका है? अम्ल का मस्त उपयोग है। इससे पहले मैंने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, अम्ल क्षार एवं लवण, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को बताया था। अब फिर बता रहा हूँ। कह रहे हैं हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका होती है। सबसे पहला भूमिका क्या? प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिन जो एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। जो निष्क्रिय पेप्सिन को ना वो सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, फिर क्या होता है? अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो एसिड रहता है हमारे पेट में, खाने में जो जीवाणु रहते हैं, चाहे जितना भी आप खाना पकाओ गरम करके, खाना पकाते ही जैसे रखोगे ना उसके अंदर जीवाणु बनने लगते हैं। आपको वो खुली आंखों से नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि ये मस्त ताज़ा खाना है, लेकिन उसमें जीवाणु आ जाते हैं। पानी पीते हैं उसमें भी जीवाणु रहते हैं, उसमें भी जीवाणु रहते हैं, जितना फिल्टर कर लो। और फिर वो जीवाणु कौन नष्ट करता है? हमारे पेट में उपस्थित जो एसिड होता है ना, उनको मार देता है। फिर क्या होता है? अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक है, अगर खाना आप निगलोगे तो पेट में खाना सड़ेगा, लेकिन अगर खाना चबा के खाओगे तो पेट में खाना जाके पचेगा। और जो अम्ल होता है वो खाने को सड़ने से रोकता है। फिर क्या करते हैं? अम्ल के कारण
अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं। जैसे कभी कभी आप पता नहीं, कोई वेजिटेरियन होगा तो उनको मैं मन को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, हम सॉरी गाइस, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ। कभी कभी देखना, अगर हम खाना खाते, चिकन खा रहे, चिकन का एक बोन निकल गया गलती से, मछली का कांटा निकल गया गले से अंदर चला गया, अब वो तो बोन है, उसको तक वो गला देती है, घुल देती है। ये इतना सहायक करती है आपका पेट का अम्ल, या फूल जाते हैं जिसके इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। किसी पौधे से जाइलम निकाल देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी पौधे से आप जाइलम निकाल दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे खाने का संवहन ही नहीं होगा, मतलब खाने का वहन नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा पूरे में। कह रहे जड़ें, जो भी पौधा होता है, पौधा की जो जड़ें होती हैं, जो मिट्टी के अंदर रहती हैं, जड़ें मृदा से जल एवं खनिज लवणों का आदान प्रदान करती हैं। अवशोषित किए गए जल तथा खनिज लवण जाइलम की वाहिनिकाओं द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज परिवहन के अतिरिक्त ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। यदि पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो पौधे का पोषण तथा यांत्रिक सहायता प्राप्त नहीं होगी तथा वह मर जाएगा। सीधी सी बात है, पौधा मर जाएगा। क्यों मरेगा वो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका? हमारे मुंह में लार होता है, हम जब कुछ देखते हैं ना, कुछ स्पेशल हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी क्या? लार है। अब जब खाना चबाते हो तो आपके मुंह में ना गीला गीलापन आ जाता है ऑटोमेटिकली, वो पानी नहीं है, वो लार है। और लार क्या है? बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है खाने को पचाने में, खाने को निगलने में, खाने के अंदर उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। कह रहे लार में 99.5% जल, श्लेष्म, टॉयलिन एवं लाइसोजाइम होता है। जल भोजन को गीला कर देता है, श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टॉयलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। ये सारे काम कौन करता है? एक बेचारा अकेला लार करता है। तो लार के इतने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदे भी आपको पता चल गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के श्वास अंगों के नाम लिखिए। मछली के श्वास अंग कौन है? मच्छर का क्या है? केंचुआ का क्या है? कुत्ते का क्या है? मछली के श्वास अंग का नाम क्लोम होता है। मच्छर के श्वास अंग नलिकाओं का नाम श्वास नलिकाओं द्वारा उसका शोषण होता है। केंचुए में नम देह भित्ति द्वारा शोषण होता है। कुत्ते में शोषण अंग फेफड़े द्वारा होता है, ठीक है। कुत्ता ऐसे देखोगे करता रहता है तो जल्दी जल्दी लेता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। कहते मानव ऊतकों में एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? जो मानव का ऊतक होता है उसके अंदर जो एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है उसका क्या होता है? कह रहे मानव ऊतकों में शोषण क्रिया के फलस्वरूप बनी विसरित होकर रक्त में पहुंचती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त में पहुंच जाती है। रक्त इसे बाइकार्बोनेट्स, कार्बनिक अम्ल तथा कार्बोनम हीमोग्लोबिन के रूप में फुफ्फुस कृपिकाओं तक पहुंचता आता है। फुफ्फुस कृपिकाओं से निश्वासन द्वारा बाहर निकल जाती हैं। देखो हम सांस लेते तो ऑक्सीजन है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम उसका उत्सर्जन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या समझते हैं? वाष्पोत्सर्जन आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हो, कक्षा छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। कह रहे हैं पौधे के वाष्पीय भागों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः रंध्रों द्वारा होती है। ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। वातरंध्र तथा उपचर्म वाष्पोत्सर्जन में सहायता होती है, ठीक है। कह रहे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? क्षुद्रांत का क्या कार्य है, ये भी एग्जाम में आता है। और खाना खाने के बाद बच्चों कभी तुरंत लेटना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा बैठ के उसके बाद तुरंत वॉक पे निकल जाओ,
ठीक है, आजकल मैं भी वॉक पे जाने लग गया हूँ क्योंकि मेरा वेट अब थोड़ा बढ़ने लग गया है। पहले मैं सूखा था, एकदम एकदम पतला था, अब पता नहीं वेट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। जब मैं आपकी उम्र का था ना, तब मैं सोचता कि मेरा वेट कब बढ़ेगा, क्योंकि सब मेरे को सुकड़ू फुकड़ू ऐसे करके बुलाते थे। बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में रहता था। हाँ, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते थे कि क्या बताऊँ, है ना। और आज देखो, खाता थोड़ा हूँ लेकिन पता नहीं हेल्थ बढ़ जा रहा है, वेट बढ़ रहा है। उस टाइम पे खाता बहुत था लेकिन लगता नहीं था। तो टेंशन मत लो आप, आपका अगर वेट भी बढ़ नहीं रहा है ना, तो एक टाइम पे बाद बढ़ने लगेगा, वो भी आप भगवान पे छोड़ दो। टेंशन लोगे तो नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा खाओ पियो और वेट बढ़े ना बढ़े उसका टेंशन मत लो, बस अच्छा खाओ पियो, अच्छा एक्सरसाइज करो, सब सही रहेगा। कहते क्षुद्रांत का क्या होता है, क्षुद्रांत की जो भीतरी सतह होती है ना बेटा, उस पर लाखों अंगुली सदृश रसांकुर तथा सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। इनके कारण क्षुद्रांत की अवशोषण सतह में लगभग 600 गुना वृद्धि हो जाती है। कितनी गुना वृद्धि हो जाती है? 600 गुना वृद्धि होता है। रसांकुर में रक्त कोशिकाओं, लसिका कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। ठीक है, ऐसा जाल पूरा फैला रहता है। वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा तथा अन्य पचे हुए भोजन का पदार्थों का अवशोषण रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, तो ये काम होता है मेन क्षुद्रांत का। कह रहे आक्षी शोषण तथा अनाक्षी शोषण में क्या, कौन सा चरण एक जैसा होता है? मतलब वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में कौन सा चरण एक जैसा होता है, तो आपको बताना है। कह रहे हैं ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तथा पायरुवेट का निर्माण ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऑक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार के शोषण में होने वाली प्रक्रिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि दोनों प्रकार में ऐसी अभिक्रिया बताओ जो दोनों में होती है। तो ये जो अभिक्रिया है वो दोनों में होती है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। कह रहे प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कारक क्या है? तो ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। कह रहे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान घटित होने वाली दो घटनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है? पहली घटना प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कशन होता है। तो वही लिखा, प्रकाश संश्लेषण एवं एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। यह क्रिया पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें निम्नलिखित दो घटनाएं होती हैं, एक तो जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। प्रतिजन तथा प्रतिपिंड क्या होते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। कह रहे डायलिसिस पर टिप्पणी लिखिए अथवा कृत्रिम वृक्क पर टिप्पणी लिखिए। इस टॉपिक को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस में कृत्रिम वृक्क की सहायता से शरीर के उपद्रवी पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। कह रहे वृक्क के खराब हो जाने पर, मतलब किडनी के खराब हो जाने पर, हिंदी समझ में नहीं आती किसी को, इंग्लिश में बोलो तो मस्त समझ जाएंगे, किडनी। हाँ, वृक्क बोलो, ये भाई वृक्क क्या होता है पता ही नहीं किसी को। कह रहे किडनी के खराब हो जाने पर रक्त को शुद्ध करने के लिए कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें रोगी की किसी धमनी या संबंध सेलोफिन नली से कर देते हैं जो नमक के घोल में लटकी रहती है। नमक के घोल का संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है। जब रक्त सेलोफिन नली से गुजरता है तो अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया के अणु सेलोफिन नली से निकलकर नमक के घोल में आ जाते हैं और प्रोटीन अणु के जटिल अणु रक्त में ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण रक्त साफ हो जाता है और शुद्ध रक्त को शिरा द्वारा शरीर के वापस भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है डायलिसिस का, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या है पहले ही बता चुका हूँ, आपको पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जिसमें जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तभी मैंने इनको इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम क्या है? एंजाइम का एक मुख्य कार्य लिखिए। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन की एक प्रकृति की जैव उत्प्रेरक होती है
और इसका क्या है, इसका विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होती है? सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलीन दाब लगभग कितना होना चाहिए? कह रहे प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला जो दाब होता है वो रक्तदाब होता है, वो ब्लड प्रेशर होता है। प्रेशर, दाब। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति है तो सामान्य रक्तदाब का मान निम्नलिखित होना चाहिए। जो प्रकुंचन दाब होता है ना वो 120 मिमी का एचजी होता है और अशीतलन जो दाब होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। इसे 120/80 मिमी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सामान्य। जो मेरा ब्लड प्रेशर है ना, अगर मेरी बात करूं तो 120 तो नहीं है बट 115 110 के ऊपर है तो वो अच्छा ही माना जाता है। बाकी ये 80 मेरा है पूरा। ठीक है, आप अपना चेक करके मुझे ज़रूर बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। कह रहे रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए, प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। ठीक है, तो रक्त में वैसे तो एक होता है लाल रक्त कणिकाएं, इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये शरीर की सुरक्षा करती हैं, है ना। और जो तीसरा होता है वो होता है रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त स्कंदन में सहायता करती है। ये देख रहे हैं खून, है ना, ये खून, ये जो हीमोग्लोबिन वगैरह। कह रहे मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ों की वायु कृपिकाओं से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचकर रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, और अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। ये प्रोसीजर इसका होता है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंड का उपयोग करते हैं? जिस वस्तु में अणुगति पाई जाती है वो वस्तु सजीव मानी जाती है। ठीक है, किसी जीव द्वारा किन किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा कार्बन आधारित अणुओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। CO2 का परिवहन कैसे होता है? कोशिकीय शोषण के फलस्वरूप CO2 ऊतक कोशिकाओं से, कहाँ से? ऊतक कोशिकाओं से विस्तृत होकर ऊतकी द्रव में पहुंचकर रक्त कोशिकाओं में विस्तृत हो जाते हैं। रुधिर CO2 को निम्नलिखित रूपों में फेफड़ों तक पहुंचता है। पहले कैसे? कार्बनिक अम्ल के रूप में। लगभग 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा के जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लगभग 80 से 85% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है लाल रुधिर तथा प्लाज्मा में सोडियम तथा पोटेशियम से क्रिया करके सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स बनाती हैं। तो ये इस तरीके से बॉडी में घुल जाता है, ये चीज़ें इनमें हेल्प करती हैं। और 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लाल रुधिर के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बो हीमोग्लोबिन बनाती हैं। क्या अगर कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए क्या देखते हैं? अणुगति देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बता चुका हूँ, ये फिर से रिपीट हो रहा है। कह रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है ना उसका सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने के लिए भी आ जाता है। तो ये लिखना है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, ग्लूकोज, C6 यहाँ पर 6 है, C6H12O6 इसके साथ है, +6CO2 + 6H2O। कह रहे हैं ऊतक के 2 प्रकार के अवयवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो दारू ऊतक बोला है। दारू ऊतक के 2 मुख्य अवयव वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं होती हैं। कह रहे प्रकाश संश्लेषण में योगदान करने वाला विशिष्ट ऊतक का नाम क्या है? खंभ ऊतक। किसी जलीय प्राणी जैसे मछली में श्वास श्वसन अंगों का नाम लिखिए। तो मछली में जो श्वसन अंगों का नाम क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम मतलब क्लोम, गलफड़े, है ना। कह रहे हैं एम्फाइसीम रोग के क्या लक्षण है? एम्फाइसीमा रोग में क्या होता है? वायु कृपिकाओं का लचीलापन समाप्त हो जाता है और गैसीय विनिमय की क्षमता कम हो जाती है। तो उसके ये लक्षण होते हैं। तरल संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण दीजिए। रुधिर और लसिका तरल संयोजी ऊतक हैं। ADP तथा ATP का पूरा नाम। ADP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन डाइफास्फेट।
और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये लिखने के लिए आता है फुल फॉर्म, इसे याद कर लीजिएगा। रुधिर के थक्का बनाने में कौन सी कणिकाएं भाग लेती हैं? तो कौन से कणिकाएं भाग लेती है? प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स भाग लेती हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम एमाइलेस है, जिसे टॉयलिन भी कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ईसीजी क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय स्पंदन क्रिया की ग्राफी रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब आपका कैसा रेट है, हार्ट रेट क्या है वो देखते हैं, टू 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 ऐसे चलता ना, वही वाला। इसे हृदय संबंधी रोगों का ज्ञान होता है। रुधिर के सर्वदाता एवं सर्वग्राही वर्ग के नाम बताइए। तो जो सर्वदाता ग्रुप होता है वो ओ होता है, और जो सर्वग्राही होता है वो ए बी होता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की क्या भूमिका है? कह रहे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की ऊर्जा को ग्रहण करके इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में करता है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट उपयोग है। वाष्पोत्सर्जन का कोई एक कार्य लिखिए। वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पोत्सर्जन सन तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पौधों में रसारोहण होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में खनिज लवणों का वितरण होता है। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं। ठीक है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? जो फैट्स होता है उसका पाचन कहाँ होता है? कह रहे अमाशय तथा क्षुद्रांत में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से रक्त दाब नापा जाता है? ठीक है, तो क्या नाम है? स्फिगोनोमीटर। इसकी मदद से मापा जाता है। बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी क्यों होती है? बाघ इतना बड़ा है लेकिन उसका जो क्षुद्रांत है वो छोटा सा है, क्यों? कह रहे मांसाहारी भोजन की प्रकृति प्राणी शरीर के अनुरूप होने के कारण इसका पाचन शीघ्र हो जाता है, और इसी के कारण क्षुद्रांत क्या होती है? छोटी होती है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान वे में समझ लिया है, पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। डिस्क्रिप्शन को, वीडियो लिस्ट को, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद।